कोई बात नहीं। ओके, सो अभी क्या है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर काफी दिनों के बाद, 3 तारीख के बाद ना। हाँ? आज कितना तारीख हो गया? 24। 17 डेज लैप्स्ड। 17 दिन तक हमने क्लासेस नहीं करी। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें एस्पेक्ट गामा कैमरा में लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ इमेजेस कलेक्ट कर रहे थे, इलस्ट्रेशंस जिसको बोल सकते हो, और उसी को एक एक करके डिस्कस कर रहे थे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और यदि एग्जाम में हमें डायग्रामेटिकली कोई चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हो या इलस्ट्रेट करना हो तो वी शुड बी कंफर्टेबल। करेक्ट, दैट वाज द आइडिया। सो नेक्स्ट उस सीरीज में जो है, देखो एक पिन होल कॉलीमीटर की बात कर रहा है। पिन होल कॉलीमीटर में एक होल होता है, ये समझ गए। और होल जो है, ये होल का साइज है, मतलब बेसिकली ये डायमीटर हो जाएगा ऐसे करके। जो 3D में रहता तो बिल्कुल आपको होल दिखता, राइट, सर्कल की तरह, राइट, और उसका एक डायमीटर होता, राइट। यदि 2 डायमेंशनल में यदि ये फिगर उसको बनाओगे तो यहां से एक पैरेलल लाइन जब खींचोगे, राइट, इस होल वाले लाइन से पैरेलल लाइन खींचोगे, ये जहां पे भी बॉडी के पार्ट को टच कर रहा है वो, और इधर से जब पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू बनेगा बेसिकली। ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू जो बनेगा वो यहां से लेकर के यहां तक के बीच का जो आपका एफओवी बनेगा उसका, और इतने एरिया को ही वो देख पाएगा और उसके इमेज को ये बनाएगा। इज क्लियर? पहली चीज तो ये तो एक एरिया जो है वो, जो फील्ड ऑफ व्यू जो होएगा पिन होल कॉलीमीटर का, डिपेंड करेगा कि ये अपर्चर जो है इसका साइज क्या है बेसिकली उसके ऊपर। ओके, उन्हीं एरिया को ये फोकस करेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ को समझने का कोशिश करते हैं। ये ग्राफ क्या है? वेरिएशन इन मैग्निफिकेशन विथ सेपरेशन फॉर पिन होल कॉलीमीटर। मतलब जो यहाँ पे ये जो ऑर्गन जो दिख रहा है वो कितना मैग्नीफाई होकर दिखेगा, मतलब कितना बड़ा जूम होकर दिखेगा, मैग्नीफाई होकर दिखेगा, बड़ा दिखेगा, राइट। और वो बड़ा होके दिखना ये डिपेंड करेगा कि ये कॉलीमीटर जो है आपका, कॉलीमीटर का होल, ये इससे और इसके बीच की डिस्टेंस जो है, पेशेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए कि कितना मैग्नीफाई होकर के दिखेगा। अब देखो इसमें क्या है, ये डेटा, ये ग्राफ जो खींचा हुआ है, वो ग्राफ खींचने के लिए डेटा जो लिया है उसमें क्या लिया, एक अपर्चर का डायमीटर लिया है जो है वो 4 mm का लिया हुआ है, राइट। और कॉलीमीटर का लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये अपर्चर, ये जो है ये 4 mm का है। ये अपर्चर जो है इसका साइज कितना है, 4 mm है। और कॉलीमीटर का लेंथ, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी, जो कॉलीमीटर का लेंथ जो है वो आपका यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक ये बन रहा है। समझ गए? ये कॉलीमीटर का लेंथ होगा। समझ गए? ये क्या हो गया आपका, कैसे कर लो, तो ये कॉलीमीटर का लेंथ है। समझ गए? हाँ, ठीक है। इसको ये डेटा लेकर के ये कर्व खींचा है उसके लिए, मतलब यदि कॉलीमीटर का लेंथ 25 सेंटीमीटर होगा और अपर्चर जो है 4 mm का हो, तो कितना मैग्नीफाइड होकर के कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा। यदि इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब कॉलीमीटर और पेशेंट के बीच की दूरी, यदि मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, या ये एक डिस्टेंस बनेगा, राइट। इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जो है इसको एब्सिसा बोलते हैं, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स सेपरेशन इन सेंटीमीटर। यहाँ पे जो दिया हुआ वो
सेपरेशन इन सेंटीमीटर दिया, मतलब पेशेंट से कितना दूर है कॉलीमीटर, या कॉलीमीटर और पेशेंट के बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे रफली मान लो कि 2 या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के आसपास का होगा, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 तो ये होगा, तो लेस देन 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, राइट। तो उस केस में, राइट, ये मैग्निफिकेशन जो हो रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, देखो आपका मैग्निफिकेशन ऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस पे मैग्निफिकेशन है, राइट। तो मैग्निफिकेशन जो है कितना, ये 12 mm के आसपास आ रहा है, 12 टाइम्स मान लो मैग्निफिकेशन हो रहा है ऑर्गन का, करेक्ट, समझ गए। जैसे जैसे इधर की तरफ ये डिस्टेंस तो इधर बढ़ते जा रहा है, राइट। तो देखो क्या हुआ, डिस्टेंस जब बढ़ा तो, या मान लो कि यहाँ पे 10 ले लो, यदि तुम 10 का ले लोगे, राइट, तो ये पॉइंट मिलेगा रफली, और यहाँ से यदि आप ये लाइन खींचते हो तो मैग्निफिकेशन जो होगा लगभग 3 टाइम्स का है। तो देखो जैसे पेशेंट और कॉलीमीटर्स के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है तो मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो पिनहोल कॉलीमीटर को भी क्लोज ही रखना पड़ेगा पेशेंट के से, राइट। ये देखो ज्यादा दूर लेके गए, देखो यहाँ पे 30 रखा, फिर 30 के बाद 40 सेंटीमीटर कर दिया, 60 सेंटीमीटर कर दिया, तब मैग्निफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है लगभग स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, बहुत कम डिफरेंस आएगा मैग्निफिकेशन में। तो जैसे जैसे दूर चला जाएगा पिनहोल कॉलीमीटर, तो स्पेशली इफ यू से बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर दूर रखोगे, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखते हो तो मैग्निफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बिटवीन 30 सेंटीमीटर और बिटवीन 40 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन लेस देन 10 सेंटीमीटर से नीचे रखोगे तो ये ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं, 5, 3, 2, करेक्ट। ये डायग्राम ये बोल रहा है, इट्स क्लियर। आगे चलूं, बहुत बढ़िया जी, ओके। दूसरा देखो यहाँ पे एक और डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं लीनियर डिटोरिएशन ऑफ कॉलीमीटर ज्योमेट्रिक स्पेशल रेजोल्यूशन विथ सेपरेशन फॉर ए पिनहोल कॉलीमीटर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिक रेजोल्यूशन, जो मतलब ड्यू टू ज्योमेट्री, राइट, ज्योमेट्री के चलते, मतलब कि जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन में जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। पिनहोल कॉलीमीटर का ज्योमेट्रिक रेजोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है, विथ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और पेशेंट, वो लीनियर होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन जो डेटा, जो ये जो ग्राफ जो खींचा हुआ है, ये ग्राफ किसके लिए खींचा है, उसमें पे अपर्चर का डायमीटर जो है वो 4 mm है और कॉलीमीटर का लेंथ जो है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। ऑर्डिनेट पे जो वाई एक्सिस है वो वहां पे FWHM है, ये FWHM इधर है इन mm, ये FWHM है आपका, ठीक है। और ये जो है मिलीमीटर में दिया हुआ, ओके। और ये जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट सेंटीमीटर, राइट, ये डिस्टेंस जो है वो। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, FWHM इंक्रीज हो रहा है। सबसे कम जो है FWHM यहाँ पे है लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो FWHM का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो FWHM का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन आपका कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो लीनियरली डिग्रेड होएगा। तो जैसे पिनहोल कॉलीमीटर से आप दूर भी रखोगे डिस्टेंस, पेशेंट और कॉलीमीटर के बीच का डिस्टेंस यदि हम इंक्रीज करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी डिटोरिएट होएगा, करेक्ट, क्लियर।
दूसरा देखो, दूसरा ये ग्राफ देखो। अब इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में है सेंसिटिविटी वर्सेस एंगल का ग्राफ है, सेंसिटिविटी वर्सेस एंगल का ग्राफ। ठीक है, देखो इसमें ना ये जो है यहां पर भी वेरिएशन ऑफ डिटेक्शन सेंसिटिविटी दिया है, राइट, अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द कॉलिमेटर है। डिटेक्शन सेंसिटिविटी जो है अक्रॉस फील्ड ऑफ व्यू पे है, करेक्ट। अब बोल रहा डेटा जो अगेन जो बनाया वो उस केस में अपर्चर का डायमीटर जो है कितना लिया है, 4 mm लिया है, और कॉलिमेटर का लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर ही लिया है, और 4 कर्व बनाए हैं, एक 5 का 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर पे। तो ये वाला पहला जो है वो 5 वाला है, ठीक है। उसके बाद ये 10 वाला है, लाइक अब नीचे चलते जाओ, लास्ट जो है 20 वाला 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ओके। द रिलेटिव सेंसिटिविटी जो है वो नॉर्मलाइज किया है और 100% कर दिया है ऑन एक्स एक्सिस एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पे, राइट। 5 सेंटीमीटर पे के डिस्टेंस पे उसका जो वो 100% माना है, ये मतलब ये वाला वैल्यू जो आ रहा है वो 100% मान रहा है कि 5 सेंटीमीटर पे जाकर के डिस्टेंस पे वो 100 सेंटीमीटर का हो रहा है, राइट, करेक्ट। अब देखो यहां पे ना एक चीज समझने की कोशिश करनी है, यहाँ पे एक और लाइन देख लेते हैं फिर। द ऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव सेंसिटिविटी को, और एब्सिसा जो है वो पोजीशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल बोल रहा है, डिग्री मेड विद द पिन होल कॉलिमेटर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है इसको समझते हैं थोड़ा, राइट। मुझे लगता है बैक कैसे जाऊंगा, इससे बैक जा ही नहीं सकता, ओके ठीक है, बैक नहीं जा सकता तो मैं फिर से फिगर बना लेता हूँ, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो पिन होल कॉलिमेटर जो था ऐसे था, एक पिन बनेगा, करेक्ट, ये होल बनेगा, और यहाँ पे हमने देखा था कि डॉट डॉट इधर की तरफ जो पेशेंट का बॉडी था, हमने बोला कि इससे क्या करोगे, जब आप पैरेलल लाइन डाल खींचोगे इस लाइन से, करेक्ट, इसी के लाइन से पैरेलल आ रहा था, ऐसे ही बोला था, और इससे जो जब हम लाइन के पैरेलल जा रहे थे तो ये हमने बोला था कि फील्ड ऑफ व्यू बन रहा है। तो ये सेंटर वाला तो सेंटर बनेगा, ये सेंटर का सेंटर है, देखो ये समझो यहाँ पे इसका सेंटर, ये सेंटर समझ लो, समझ गए। अब आधा जो होगा वो इधर की तरफ फील्ड ऑफ व्यू में होगा, यहाँ पे जो जो इमेज में जो भी काउंट दिखेंगे, और हाफ पार्ट में ये दिखेगा, तो ये हाफ पार्ट का है, और दूसरा हाफ पार्ट का यहाँ से यहाँ तक है, समझ गए। हाँ हाँ, यहाँ पे जो काउंट जो दिखेगा ना वो तो बीच बीच में बिल्कुल पैरेलल होगा, और आधा जो होगा इधर की तरफ होगा, डिटेक्शन कुछ काउंट दिखेंगे, और आधा जो होगा इधर की तरफ दिखेंगे। तो यही है बेसिकली, सेंटर पे ज्यादा काउंट दिखेगा, राइट, और इधर की तरफ जैसे मूव करते जाएंगे तो ये काउंट जो होगा वो कम होता जाएगा धीरे धीरे, और इस डायरेक्शन में भी यदि मूव करेंगे तभी भी काउंट कम होएगा। कम वाले डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये डिफरेंस जो है पिक से मिनिमाइज, ये कम होते जा रहा है। आप समझ पा रहे हो? काउंट्स भी कम आ रहे हैं लेकिन ये आ रहा है। तो पिन होल कॉलिमेटर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको समझ में आ गया कि काउंट्स कैसे वेरी करेगा, स्पेशल रिजोल्यूशंस कैसे वेरी करेगा, और एक क्या था कि रिजोल्यूशन जो मैग्निफिकेशन कैसे वेरी करेगा। 3 पॉइंट था, क्लियर हो गया? आगे चलूं? ओके, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे लड़के हो। ठीक है, अब ये 2 डायग्राम देखते हैं, ये क्या बताता है। यहाँ पे देखो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इफेक्ट ऑफ सेप्टल लेंथ ऑन कॉलिमेटर सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन। मतलब सेप्टल लेंथ का, जो सेप्टा का लेंथ जो है उसका असर किस चीज पे, कॉलिमेटर की सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन पे क्या पड़ेगा। ये डायग्राम
इलस्ट्रेट कर रहा है, राइट। तो दो टर्म आपके पास आ गया, एक आ गया कॉलीमीटर की सेंसिटिविटी हो गई और दूसरा जो हो गया वो कॉलीमीटर का रिजोल्यूशन हो गया। और किसका इफेक्ट दिखाना है हमें? इफेक्ट ऑफ सेप्टल लेंथ। अब सेप्टल लेंथ क्या है? ये लेंथ जो है ये सेप्टल लेंथ होता है, ये वाला लेंथ जो है आपका इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेप्टल लेंथ बोलेंगे। ये जो बना आपका ऐसे कर देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, करेक्ट। ये सेप्टल लेंथ है, समझ में आ गया? तो देखो दो डायग्राम बनाए, एक में सेप्टल लेंथ ज्यादा है और दूसरे में सेप्टल लेंथ कम है, राइट। दो कंडीशन आपने बना दिया। सोर्स जो भी एक्टिविटी थी वो डिस्टेंस जो है बिटवीन कॉलीमीटर, राइट राइट, डिस्टेंस जो है वो सेम रखा है, सेम ही फुटेज पे सोर्स रखा है। आप ऐसा मान लो, मतलब ऐसा समझ लो कि ये इधर की तरफ होता है यहां तक, वो तो बनाने के लिए बड़ा और छोटा करने के लिए इसमें बड़ा करते हैं, राइट। मतलब सोर्स टू दैट डिस्टेंस इज सेम, source to collimator distance is same. So in that case, what effect will have on sensitivity and resolution? तो क्या बोल रहे हैं? लॉन्गर सेप्टा जो होगा एटेन्यूएट मोस्ट फोटोन्स। यदि सेप्टा लॉन्गर है तो देखो यहाँ पे क्या कर दिखा दिया कि इधर की तरफ जो भी फोटोन्स जा रहे थे वो क्या हो गए? ये एटेन्यूएट हो गया, ये इधर की तरफ डिटेक्ट नहीं हो रहे, राइट। एक्सेप्ट बोल रहे हैं, एक्सेप्ट दोज परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल सरफेस, जो लेकिन जो बिल्कुल परपेंडिकुलर थे क्रिस्टल सरफेस पे सिर्फ वही डिटेक्ट हुए, बाकी जो है वो लॉन्गर सेप्टा होने के कारण एटेन्यूएट हो जाते हैं। फाइन। दिस, इससे क्या होगा? दिस इंक्रीजेज इन सेलेक्टिविटी, इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन एंड डिक्रीजेज द काउंट रेट डिटेक्टेड। मतलब इस सेलेक्टिविटी के कारण कि सिर्फ परपेंडिकुलर फोटोन ही क्रिस्टल सरफेस को हिट करते हैं या वहां पे डिटेक्ट होते हैं और बाकी सारे एटेन्यूएट हो जाते हैं, इसके चलते क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इंप्रूव हो जाता है, लेकिन टोटल काउंट रेट जो होंगे वो कम हो जाते हैं। क्लियर है? आगे चलें फिर से। दूसरा बोला शॉर्टनिंग, यदि छोटा हो जाए, शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द सेप्टा अलाउज मोर फोटोन्स टू रीच द क्रिस्टल। अब क्या है? इसको छोटा कर दिया तो ज्यादा फोटोन जो है वो देखो यहाँ पे क्रिस्टल सरफेस पे आ जा रहे हैं, क्योंकि इससे भी हो करके क्रॉस कर गए, जो यहाँ पे जा करके रुक जाते थे, इस सेप्टा में जा करके रुक जा एटेन्यूएट हो जाते थे। नाउ उनके लिए रास्ता मिल जा रहा है इतना ही दूर में जा करके उसको क्रॉस कर दिया। ओके, ठीक है जी। दस द काउंट रेट इज हायर, ज्यादा फोटोन डिटेक्ट हुए क्रिस्टल पे आएंगे तो काउंट रेट जो है नेचुरली ज्यादा हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन हाउएवर इज डिक्रीज्ड। क्यों? बिकॉज द फोटोन्स कमिंग थ्रू ए होल इन द कॉलीमीटर आर फ्रॉम द लार्जर एरिया। मतलब यहां पे सोर्स वाला में जो था, यहाँ पे जो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, उधर से ही जो डायरेक्ट गया वही जाकर के डिटेक्ट हुआ। हाँ, लेकिन इधर के आसपास में जो थे, जो फोटोन जो गए वो इस डायरेक्शन में गए, वो लोग जाकर के एटेन्यूएट हो जा रहे हैं। मतलब उससे जो एंगल बना रहे हैं, एंगल के कारण वो एटेन्यूएट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी डिटेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा? आपका स्पेशल रेजोल्यूशन रिड्यूस होगा। और देखो एक और चीज, बात इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो आप लोगों को ध्यान रखना है और याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। जो लीजेंड लिखा हुआ ना, एक्जैक्टली इसी तरह की बात लिखनी है। ये जार्गन वर्ड ये सब ध्यान रखो, उसको प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में ना वो सारे कंफ्यूजन्स ना हो। लिखा ना क्लियर कट कि स्पेशल रेजोल्यूशन हाउएवर इज डिक्रीज बिकॉज द फोटोन्स coming through a hole in the collimator are from the larger area। हर चीज का इसमें लॉजिक बताया है, तो वो चीज लिखना, लिख करके याद रखना और ये जवाब देना। तो टू द पॉइंट जवाब होता है एग्जाम के टाइम पे, तो एग्जामिनर ने इधर उधर नहीं करता और आप भी वो परफेक्ट जवाब देते हो, उसको भी खुशी होती है
कि यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली। फिर आप डायग्राम से भी चीजें बता सकते हो, बता देते हो। ठीक है, आगे चलें। बोलो। सेप्टल थिकनेस जो होगा वो, यदि मान लो थिकनेस हम हमेशा मान के चलते हैं कि सेप्टा इतना थिक है कि उस पे यदि फोटोन पड़ेगा तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। आइडियली ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ फोटोन जो होते हैं वो पेंट्रेट कर ही जाते हैं। ठीक है, ओके, थिकनेस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलो अब। दूसरा अब क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स टू कैमरा डिस्टेंस। राइट, पहले वाले में क्या था, वो सेप्टा का लेंथ जो था वो सेप्टल लेंथ वाज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहां पे, हाँ यहां पे क्या है, सोर्स टू कॉलीमीटर डिस्टेंस की बात, सोर्स टू कैमरा डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो क्या असर पड़ेगा, यहां पे देखो, यहां पे दोनों कॉलीमीटर का सेप्टल लेंथ जो है वो सेम है। जितना सेप्टल लेंथ यहां है उतना ही सेप्टल लेंथ यहां पर भी है। करेक्ट, और यहां पे सोर्स जो है वो क्लोज है और यहां पे सोर्स दूर है। तो क्या हुआ, जब सोर्स क्लोज है तो देखो सिर्फ जो परपेंडिकुलर जो बीम जो परपेंडिकुलरली जो गामा रे ट्रेवल किया वहीं जाकर के क्रिस्टल सरफेस को हिट कर रहा है, बाकी जो है वो एटीन्यूएट हो जा रहे हैं। और यहां पे जब दूर रख रहे हैं तो सारे क्रॉस कर जा रहे हैं लार्जर एरिया से अगेन। करेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, रिजोल्यूशन डाउन जाएगा और यहाँ पे रिजोल्यूशन इंप्रूव होएगा। लेकिन काउंट रेट यहाँ पे कम हो सकता है, यहाँ पे काउंट रेट फिर भी ज्यादा हो सकता है थोड़ा। पैरेलल कॉलीमीटर में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल कि पूरा फील्ड ऑफ व्यू कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू कवर हो रहा है, जैसे फ्लड सोर्स रखोगे ना, तो काउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू जा रहा है उसको एक्सपोज कर रहा है इक्वल। लेकिन यहाँ पे वो पूरे के पूरे फील्ड ऑफ व्यू को नहीं करेगा, जितना क्लोज में लेके जाओगे उतना ही कम एरिया को एक्सपोज करेगा। लेकिन ये दूर करोगे तो इसका बीम जो है वो लार्जर एरिया को भी एक्सपोज करता है, यदि पॉइंट सोर्स होगा तो। अब थोड़ा लीजेंड भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लीजेंड पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि उस लाइन को समझो आप लोग, उसको याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो विथ डायग्राम, सो दैट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली टू द एग्जामिनर। ठीक है, ओके, तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स टू कैमरा डिस्टेंस, ए वाला जो पिक्चर है ए वाले की बात कर रहे हैं। विथ द सोर्स ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा हेड, a large number of photons can reach the crystal in almost perpendicular fashion. मतलब large number of photons जो हैं वो reach कर रहे हैं। almost perpendicular क्यों बोल रहे हैं, कि ये जो फोटोन जो यहाँ पे जो रीच भी कर रहे हैं ना, उनके बीच में 90 डिग्री से यदि एंगल देखोगे तो बहुत कम का है। एक में एक जो होल जो होता है ना, वो उसका डायमीटर में लगभग 1 डिग्री या 2 डिग्री का डिफरेंस होता है। एक लाइन पे देखोगे तो बिल्कुल होल का जो एंगुलेशन जो 1 डिग्री का सॉलिड एंगल 1 या 2 डिग्री का होता है। तो ये 90 ऑलमोस्ट 90 डिग्री जो है ये वाले भी इधर क्रॉस कर जाते हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस यदि है तो ए लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स कैन रीच द क्रिस्टल इन एन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर फैशन। द लार्ज एरिया rate of impact on the crystal increases uncertainty about the exact location of the source. अब क्या होगा कि उस केस में क्या होगा कि यदि लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे रीच करे तो इतना बड़ा इमेज बनेगा पॉइंट सोर्स का। पॉइंट सोर्स का इमेज जो होगा वो बड़ा बनेगा। तो वही बोल रहे हैं क्या कि इट विल इम्पैक्ट, क्या करे, अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सोर्स। तो एग्जैक्टली कहां पे सोर्स लोकेटेड था वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। यदि पॉइंट सोर्स भी रखोगे तो उसका इमेज बहुत बड़ा बन जाएगा, बड़ा बनेगा, राइट। और जो इंटेंसिटी जो बनती है ना, जो वहां पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पिन होल कॉलीमीटर में आपने देखा कि सेंटर पे ज्यादा था काउंट, और जैसे
इधर की तरफ लेफ्ट घूम रहे थे या राइट की तरफ जा रहे थे, तो काउंट जो थे वो फॉल हो रहे थे। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जो होल जो होगा ना एक भी पैरेलल होल कोलिमेटर का, तो जहाँ होल जो एक्सपोज्ड है उस पे तो सेंटर पे ज्यादा दिखेगा, लेकिन जैसे उसके पेरीफेरी पे जाएगा इधर की तरफ तो कुछ ना कुछ काउंट्स कम होते जाते हैं, और जितना दूर चलते जाओगे तो वो वेरिएशंस और कम होते जाएगा वहां पर भी। तो इसलिए एग्जैक्ट लोकेट करना उस पॉइंट सोर्स को, कि मतलब कि कहाँ पे था, वो डिफिकल्ट होता है। बी में क्या दिखा है, एज द सोर्स इज ब्रॉट क्लोजर टू द कैमरा हेड, जब इसको क्लोज लेकर के जा रहे हैं, द correspondence of scintillation event in the crystal with actual location is much better, right? अब इसका एक्चुअल लोकेशन इसलिए बेटर होगा क्योंकि सिर्फ यही फोटोन जो परपेंडिकुलर है वहीं जाकर के हिट कर रहे हैं, तो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर वाले फोटोन तो गए ही नहीं, तो कुछ उधर काउंट नहीं मिलेगा, तो इमेज बड़ा बनेगा नहीं, तो इमेज जो होगा शार्प बनेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स रेजोल्यूशन विल बी इम्प्रूव्ड। सो जो क्लोजर टू द कैमरा, मतलब क्लोजर कैमरा जो होगा, जितने पेशेंट के क्लोज होगा उतना ही बेहतर आपको रेजोल्यूशन मिलेगा और एग्जैक्ट लोकलाइजेशन ऑफ द इवेंट होगा, कि जहां पे ट्यूमर है वहीं पे दिखेगा, उसका साइज आप पिन पॉइंट कर सकते हो। ओके, ठीक है जी। तो ये इसके बाद यही स्लाइड डिस्कस करेंगे, तब तक आधे घंटे का हमारा लेक्चर हो जाएगा, एंड दे विल स्टॉप इट, विल नॉट बी इन द हरी। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, बस ये स्लाइड डिस्कस करेंगे। हाँ, चलेगा? समझ में आ रहा है? आप परेशान तो नहीं हो? पक्का? ओके। scintillation events that degrade images, कौन कौन से scintillation events जो हैं जो इमेज क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं? बोथ septal penetrations and photon scattering within the patient body, याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनर, बच्चे बोलते तो हैं सेप्टल पेनिट्रेशन और फोटोन स्कैटरिंग जो होगा ये होगा, लेकिन ये सेप्टल पेनिट्रेशन और फोटोन स्कैटरिंग हो कहाँ रहा है, ये क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है वहां पे उनका दिमाग घूमने लगता है, और कोई बोलता है कि कॉलीमीटर में। ओके, नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू दिस, फोटोन स्कैटरिंग विद इन द पेशेंट बॉडी, यहाँ पे जो स्कैटरिंग जो हो रही है उसके चलते रिजोल्यूशन जो है वो खराब होएगा, क्योंकि यहाँ स्कैटरिंग हुई इसी, अब यहाँ पे स्कैटर होकर के फिर जाके डिटेक्ट हुआ, तो बॉडी में स्कैटरिंग के चलते यहाँ का सोर्स अब यहाँ दिख रहा है ना, जबकि एक्चुअल में इधर है। आप समझ रहे? डिड यू गेट इट? सो ये ध्यान रखना ही है, कॉज इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड इन लोकेशंस अदर देन देयर ट्रू पोजीशंस। ठीक है जी, ये ट्रू पोजीशंस है, और ये स्कैटरिंग हो गई तो अपेरेंट पोजीशन ड्यू टू स्कैटर ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ के बाद जाके वो डिटेक्ट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ फोटोन था, ये चला, यहाँ पे कोई उसको ऑब्जेक्ट मिला, बॉडी का पार्ट मिला, उसमें वहां पे जाके स्कैटर हुआ, मीन्स ओरिजिनली जा तो ऐसे रहा था, लेकिन उसका पाथ जो है इधर की तरफ चेंज हो गया, इधर की तरफ चेंज हो गया, उसका ट्रेवलिंग डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जो डायरेक्शन चेंज हुआ वो डायरेक्शंस, उस डायरेक्शंस में वो जाकर के डिटेक्ट हो गया कैमरा में। तो इसलिए अब यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जहां डिटेक्ट हुआ तो उसका पोजीशन कहां मिलेगा? इधर की तरफ मिलेगा, जबकि एक्चुअल ट्रू पोजीशन यहां पे था। समझ गया? क्लियर? बहुत बढ़िया, बस थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल से शुरू करेंगे, राइट? एंड आई होप आज तो स्टार्ट तो कर ही लिया ना क्लास।